स्टूडेंट्स, आज मैं आपका ग्रेविटेशन का क्विक रिवीजन कराता हूं। यानी दो बॉडी अगर r डिस्टेंस के सेपरेशन पर है, यानी सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस अगर r है, तो उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा F इक्वल टू माइनस जी कैपिटल G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। r उनके सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 m2 उन दोनों बॉडी का मासेस है, और ये लाइन जॉइनिंग के अलोंग दोनों फोर्सेस लगते हैं। अब किसी एक बॉडी के सरफेस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, जैसे कि अर्थ की बात करें तो स्मॉल जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और ये अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है। लेकिन इसका फार्मूला क्या होता है, तो स्मॉल जी इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। आर रेडियस है, एवरेज रेडियस, और मास m जो कि उस प्लैनेट है, उस अर्थ का है, और g यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो ये याद रखना। लेकिन ये सिर्फ सरफेस की वैल्यू मैंने बताई आपको। अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो g की वैल्यू बदल जाएगी, अंदर जाएंगे तो g की वैल्यू बदल जाएगी। अगर अर्थ रोटेट कर रहा है तो भी इसके कारण वैल्यू बदलेगी, यानी इक्वेटर पे कुछ अलग होगी, पोल पर कुछ अलग होगी, है ना। इसका शेप और साइज जो होता है उसके कारण भी इसके अंदर कुछ कुछ वेरिएशन आएगा। तो एक एक करके समझते हैं। अगर मान लो कि आप अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं, है ना, तो अगर मान लो कि नियर द अर्थ सरफेस है, तो ये जो वैल्यूज होगी क्या होगी, जी डेस इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाय आर हो गए, है ना। ये h कितना होना चाहिए, r के कंपेरेटिवली बहुत छोटा होना चाहिए, लेकिन कितना छोटा, तो अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर होती है, बट इसके कंपेरेटिवली 80 से 90 या 100 किलोमीटर के आसपास का अगर आप अर्थ के आजू बाजू हैं, तो वहां के लिए अगर आपको g का वेरिएशन देखना तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे आप। अगर आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई यानी अर्थ की रेडियस से कंपैरेटिवली जा रहे हैं, r/2, r/3, r/4 ऐसी, या इससे भी ज़्यादा, तो आपको फिर यूज़ करना है जी डेस इक्वल टू जी, है ना, r स्क्वायर अपन h प्लस r का होल स्क्वायर। h हाइट है सरफेस से, है ना, h हाइट है सरफेस, ये याद रखना है। अब अगर आप डेप्थ में जा रहे हैं, यानी अंदर जा रहे हैं, गहराई में जा रहे हैं, तो g इक्वल टू जी डेस 1 माइनस डी बाय आर। डी क्या है, डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब रोटेशन के लिए काम करूं मैं, अगर बात करूं तो क्या आएगा, जी डेस इक्वल टू माइनस जी, तो सरफेस पे जो उसकी वैल्यू होती है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस स्क्वायर लेमड़ा। अब लेमड़ा क्या है, ये एंगुलर पोजीशन है ना, इक्वेटर के साथ एक जनरल पोजीशन में, है ना। तो ये इक्वेटर के साथ जो एंगल बना रही है वो लेमड़ा वैल्यू है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, जी डेस यानी, है ना, इक्वल टू जी जो सरफेस पे होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमड़ा, ये याद रखिएगा। उसके बाद इक्वेटर पर जो होती है ये चीजें क्या हो जाती है, थोड़ी सी समझने की है कि इक्वेटर पर वैल्यू कम होती है, क्योंकि रोटेशन का सबसे ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहीं पे लगता है। तो कम कितनी होगी, तो आप इसको देखेंगे कि ये कितनी कम होगी। तो ये अगर इसकी रोटेशन बढ़ाते जाएं और एग्जिस्टिंग वैल्यू के 17 टाइम्स 17 गुना अगर कर दी जाए, तो जो भी इक्वेटर पे रखी वस्तु है सारी वेटलेसनेस की कंडीशन में आ जाएगी। उसके बाद एक और फैक्ट जानना है आपको कि अगर अर्थ के सेंटर से पास होता हुआ एक अपन ने टनल खोद दिया और उसमें एक बॉल डाली गई या कोई ऑब्जेक्ट डाला गया, तो वो ऑसिलेट करेगा, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो उसका 84 मिनट के आसपास इसका टाइम पीरियड होता है। तो एक फैक्ट ये याद रखिएगा। अब आप, है ना, इक्वेटर पर ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वेटर पर कम होगी और पोल पर मैक्सिमम होगी। इसके वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है कि इस वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से फेंका जाए तो ये वापस लौट कर नहीं आता है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर चला जाता है। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी, तो मैक्सिमम तो बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन मिनिमम इतने से फेंका जाना चाहिए। तो 11.2, यस 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी 1 किलोमीटर 1 सेकंड में चली जाए तो वो 1 किलोमीटर पर सेकंड कहलाती है। ऐसे ही 11.2 किलोमीटर 1 सेकंड में चली जाए, ऐसे स्पीड से या ऐसी वेलोसिटी से अगर फेंकेंगे तो वो कभी लौट कर नहीं आएगा। यही हमारी अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। और ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन ये इससे कम है ना। ऑर्बिटल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो अर्थ के अराउंड किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए या रिवॉल्व कराने के लिए उसको सक्षम बनाती है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है √2gm बाय आर, और g के टर्म्स में लिखेंगे, स्मॉल g के टर्म में तो √2gr, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं 11.2 km पर सेकेंड। ऐसे ऑर्बिटल होती है, यानी ऑर्बिट की वेलोसिटी यानी कक्ष की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, वो √gm बाय आर या √gr होती है। और तो बस यही ध्यान रखना है। और अगर इसकी वैल्यू निकालनी तो जो इसके वेलोसिटी को √2 से डिवाइड कर दीजिए तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद आप चलिएगा केपलर के प्लानिटरी लॉज। पहला लॉज जो है केपलर का, उन्होंने कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट, मैसिव ऑब्जेक्ट जो है ना, उसके अराउंड उसका प्लैनेट जब रोटेट करेगा, जैसे कि सन के अबाउट, है ना, अर्थ रोटेट कर रहा है,
या तो उसका जो ऑब्जेक्ट का पाथ होगा वो कैसा होगा, इलिप्टिकल होगा, और जो सन या सोलर सिस्टम का जो सेंटर होगा जिसपे सन होगा वो उसके है ना फोकस पर केंद्रित होगा। और इसके लिए उन्होंने 3 लॉ दिए थे। तो पहला लॉ तो ये कि जितने भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहे होंगे अराउंड द है ना सोलर सिस्टम या सन या वाट एवर इस टाइप की जो भी ऑब्जेक्ट बॉडी रही होगी, तो जो उसका प्लैनेट होगा उसका पाथ कैसा होगा, इलिप्टिकल होगा। दूसरा उन्होंने कहा था कि एरियल वेलोसिटी सेम होगी, यानी इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वेप करेगा। यानी अगर मान लो कि एक एरिया x है और वो टाइम t ले रहा, तो x बाय टी इक्वल टू दूसरा एरिया y है तो y बाय T1, मान लो कि इसको x बाय T1 इक्वल टू y बाय T2 इक्वल टू z बाय T3 एंड सो ऑन, जितने भी एरियाज हैं उतने ही टाइम का जो उनका वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा, वो L बाय 2m के बराबर होता है। L एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर मोमेंटम होता है, नॉट वेलोसिटी, तो L बाय 2m उसका मास हो गया। प्लानेटरी का जो थर्ड लॉ है वो ये बोलता है कि a क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t स्क्वायर होता है। t उसका रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड होता है और a क्यूब जो होता है उनकी एवरेज रेडियस होती है। तो ये 3 लॉ है ना केपलर ने दिए थे, और बस तो इससे मोटे मोटे चीज पर आपको ध्यान में रखना। और जो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी है ना किसी रिवॉल्विंग प्लैनेट की, वो होती है -G m1m2 बाय r। तो ये तो प्लैनेट की एनर्जी आपके पास हो गई है ना। तो इसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी आपके पास हो जाती है, तो ½ m जो ऑब्जेक्ट का